चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार केमिस्ट्री टीचर आपको समन्वय मंडल के चैप्टर पर पुनः लेकर चलता हूं। आइए हम लोग देखते हैं समन्वय मंडल में क्या हम लोग पढ़ चुके थे। तो पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, वो हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से सिखाए थे। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग रूल से सीखेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक सिखाया जाएगा कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोबाल्ट F6 3- इस कंपाउंड का हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। इस कंपाउंड का हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट F6 3- इस कंपाउंड का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना है। तो आइए ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकालते हैं। तो कोबाल्ट को X मानेंगे, फ्लोरीन 6 है, फ्लोरीन निगेटिव लिगेंड है, इसमें -1 चार्ज होता है और RHS में लिखा जाएगा -3। इसको सॉल्व करते हैं, x - 6 = -3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 साइड जाएगा तो प्लस में कितना आ गया तो +3। जो ऑक्सीकरण संख्या आता है उस ऑक्सीकरण संख्या को हम सेंट्रल मेटल एटम पर के सर पे लिखेंगे। तो कोबाल्ट पर कितना लिखा जाएगा +3। कोबाल्ट पर कितना लिखा जाएगा +3। जो आपको ऑक्सीकरण संख्या आए उसे आप सेंट्रल मेटल एटम के सर पे रख देंगे। अब आपको कोबाल्ट का परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए कि 27 होता है, 27 होता है। आपको यहाँ पर +3 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इसको निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका बताया गया था कि 27 में से 3 गया 24 और 24 में से 18 गया। 18 क्यों गया था? क्योंकि 18 इनर्ट गैस था, अक्रिय गैस था, आर्गन था, इसलिए इसको हटा दिया गया। और +3 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। तो 27 में से 3 गया 24 और 24 में से 18 गया 6, अर्थात 3d6 आने वाला है। क्या आने वाला है? 3d6। यहाँ पर आप समन्वय संख्या निकाल लेंगे। इसका समन्वय संख्या लिगेंड ये है 6 ठो और फ्लोरीन मोनोडेंटेड होगा, इसलिए समन्वय संख्या इसका कितना है 6, अर्थात 6 एरो आप इसको बना लीजिएगा। 3 और 3 6 एरो बना लिए। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाए थे बताए थे। पहले d ऑर्बिटल, d में 5 खाना बनता है, 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग 4d का यूज करेंगे। और अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है। अब आपको समन्वय संख्या को इसके अंदर इंटर करना है। जे तो एरो उतना इंटर करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एरो को वहीं इंटर करना है जो पूरी तरह खाली बॉक्स होगा। क्या यह पूरी तरह खाली बॉक्स है? नहीं, यहाँ पर खाली बॉक्स है। एक यहाँ जाएगा, 1 2 3 और एक 4। हमें आवश्यकता पड़ गया क्योंकि 6 भरना था, इसलिए हम लोग को 4d की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4d का भी यूज करेंगे। तो 4 तो चला गया था, 5 और एक 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा, हिंदी में प्रसंकरण, क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो S में 1 एरो, P में 3 एरो और D में कितना एरो है? 2 एरो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, sp3d2। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। हम बताए थे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पहचानने के लिए। तो जिसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन 4 ठो है और अकेला इलेक्ट्रॉन होने पर वो कंपाउंड आपका अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये आपका कंपाउंड कैसा होगा? तो ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक या हिंदी में बोलेंगे तो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण निकाल को म्यू से सूचित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण जिसको म्यू से सूचित किया जाता है, और म्यू का फार्मूला बताया गया था √n × n + 2 बोर मैग्नेटॉन। इस फार्मूला में अगर आप फिल करते
ये फार्मूला बताया गया था n इंटू एन प्लस टू। इस फार्मूला में n क्या था, तो अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या था। यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और एक 4 है, और यहाँ फिल करेंगे 4 और 4 प्लस 2 4 और 2 6 या 6 को 24। 24 को अगर सोल्व किया जाए तो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। तो आपको एक पॉइंट याद करवा देता हूं, आपको ध्यान रखिए, सॉरी 4.89 आता है, 4.89 आएगा, 90 नहीं 4.89 आएगा। तो अनुचुंबकीय पता लग गया, प्रतिचुंबकीय पता लग गया, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पता लग गया, प्रसंकरण पता लग गया। तो और रंगीन की बात किया जाए तो ये कंपाउंड रंगीन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताए थे कि अगर D 0 या 10 होता है तो रंगहीन होता है, लेकिन यहाँ D 6 है, 1 to 9 है, उसके बीच है, तो कंपाउंड कैसा होगा, तो रंगीन होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, रंगीन होगा। कहीं कहीं इस कंपाउंड का हम लोग को स्ट्रक्चर पूछ देता है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का नाम। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपको इसका आकृति पूछ देता है, तो आइए हम आकृति को भी थोड़ा डील कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कहता है कि अगर यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर प्रसंकरण कुछ इस तरह का हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, यहाँ स्ट्रक्चर लिख देंगे, स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp आता है तो स्ट्रक्चर आपका लीनियर बोला जाएगा, रैखिक कहा जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो आपका आकृति त्रिभुजाकार समतलीय या इंग्लिश में ट्रायंगुलर प्लेनर कहा जाएगा। अगर sp3 आता है तो चतुष्फलकीय या इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहा जाएगा, चतुष्फलकीय या इसी को टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। अगर dsp2 प्रसंकरण आता है तो इसका आकृति वर्गाकार समतलीय या इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा। और इसका टेट्राहेड्रल कहा जाएगा, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर कहा जाएगा, और इसको लीनियर कहा जाएगा। इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा तो आपका इसका नाम त्रिभुजाकार द्विपिरामिडल होगा। और अगर sp3d2 या फिर d2sp3 हो, sp3d2 या फिर d2sp3 हो, तो आकृति दोनों में सेम बोला जाता है, अष्टफलकीय इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल, इसको ऑक्टागोनल या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, अष्टफलकीय। इसको हम त्रिभुजाकार द्विपिरामिडल sp3d2 आएगा तो dsp2 आता है तो वर्गाकार समतलीय इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, और sp3 आता है तो चतुष्फलकीय, sp2 आता है तो त्रिभुजाकार समतलीय, और sp आता है तो रैखिक, इसको लीनियर बोला जाता है, इसको स्क्वायर प्लेनर, इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहेंगे इसको, और इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाएगा। तो इस प्रकार इसका कुछ नाम हुआ।
तो हम लोग का अभी जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया था, अतः इसका स्ट्रक्चर बोला जाएगा अष्टफलकीय। अभी क्वेश्चन जो आया था उस क्वेश्चन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, sp3d2 आया था, अतः जो कंपाउंड अभी क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन का आकृति पूछा जाएगा तो क्या होगा, अष्टफलकीय। आगे आपको बताएंगे कि अष्टफलकीय का आकृति कैसा होता है, यहीं पर बता देते हैं आपको अष्टफलकीय का आकृति कैसा होता है। चतुष्फलकीय और त्रिभुजाकार समतलीय सब का आकृति आपको बता ही देते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आकृति भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो नेम हुआ स्ट्रक्चर का, और इसका फिगर कैसा होता है उसको भी आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी लिखवाए थे उसमें ज्यादातर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो ही तरह के तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, एक sp3 और एक dsp2 और एक sp3d2 या फिर इसको d2sp3। इस केस में d अंदर चला गया, इसको इनर बोला जाता है, और इस कंडीशन में आउटर बोला जाता है, आउटर sp3d2, और इस कंडीशन में इनर sp3d2 बोला जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, नाम भी सेम होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन सिर्फ इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल नाम में आ जाता है। जैसे अष्टफलकीय में क्वेश्चन में आ जाएगा कि sp3d2 है, लेकिन कैसा है, इनर है कि आउटर। sp3d2 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो आउटर है, और d2sp3 लिखा हुआ है तो डी ऑर्बिटल कैसा है, इनर है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो आइए आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कुछ स्ट्रक्चर। जैसे sp का स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, लीनियर है। इसका बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है, बॉन्ड एंगल 180 है। उसके बाद sp2 है, sp2 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, sp2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसको हम लोग बताए थे नाम त्रिभुजाकार समतलीय ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल सोचा जाए तो तीन भाग बटा हुआ है, एक भाग ए है और एक भाग तीन भाग बटा हुआ है, और टोटल सेंटर पर 360 का कोण बनता है। तो एक पार्ट कितना का हो गया, 120 डिग्री का। तो यहाँ बॉन्ड एंगल की बात होगी तो 120 होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल की बात होगी तो कितना होगा, 180 होगा। तो sp में बॉन्ड एंगल 180 होता है, जबकि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, 120 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, sp3 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसका बॉन्ड एंगल। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का होता है कि तीन ठो बॉन्ड ऐसे देख सकते हैं और एक ऐसे होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, दिख रहा होगा ऐसे। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहाँ से बॉन्डेड होता है, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया dsp2। अगला है dsp2। तो dsp2 का स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है। ए स्क्वायर प्लेनर, ये स्ट्रक्चर होता है dsp2 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है sp3d। sp3d का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देख लेते हैं इसको। sp3d का स्ट्रक्चर, तो
sp3d का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ए स्ट्रक्चर होता है sp3d2 का। इस बॉन्ड को, ए जो बॉन्ड होता है इसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। और इस बॉन्ड जो होता है प्लेन कुछ इस तरह का होता है, ऐसे त्रिभुज और एक ऊपर एक नीचे, त्रिभुज ऐसे और एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर रहेगा, जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं दिख रहा है, त्रिभुज हो गया, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इस टाइप का बॉन्डेड होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको गूगल में सर्च करके फोटो देख सकते हैं। इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। एक्सियल बॉन्ड का साइज इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, एक्सियल बॉन्ड का साइज इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो यहाँ दो तरह का बॉन्ड एंगल बनेगा। एक एंगल यहाँ से 120 होगा और बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, तो ये दोनों एक लाइन में है तो 180 होगा। और चूंकि बताया गया कि एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज के ऊपर होता है, मतलब 90 डिग्री होगा एक एंगल और एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये होता है आपका बॉन्ड एंगल। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आता है sp3d2। sp3d2 sp3d2 को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड और ये सब बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये सब बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाएगा। ये बॉन्ड ये और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाएगा। तलीय बंधन हिंदी में बोलते हैं। और इसको एक्सियल बॉन्ड या हिंदी में बोले तो अक्षीय बंधन कहते हैं। और इस केस में आपका अक्षीय बंधन और एक्सियल बॉन्ड दोनों का साइज सेम होता है, लेकिन इस कंडीशन में sp3d के केस में एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का साइज इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, लेकिन इस केस में एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड सेम होता है। ठीक है, तो आइए अभी हम क्वेश्चन जो किए थे उसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो हम क्वेश्चन किए थे जो था वो क्वेश्चन था COF6 3- जिसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाले थे तो sp3d2 आया था। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर sp3d2 है, मतलब कष्ट फलक किया होगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। एक यहाँ ऐसे और ऐसे बनाए थे अभी हम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा कोबाल्ट, बीच में क्लोरीन, यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 6, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। चार्ज था, चार्ज हो गया। तो क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर पूछ देते हैं, स्ट्रक्चर आपका हो गया। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है NaCl4 Na2NaCl4 इस कंपाउंड का Na2NaCl एक मिनट थोड़ा लगेगा। Na2CuCl2 इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। C4 हो गया यहाँ पर क्वेश्चन भी सर। Na2CuCl4 इसका हम लोग क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं, निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है Na2CuCl4 इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम लोग। तो सोडियम 2 ठो है, सोडियम हलीना कटऑफ से फरियाद 1 का है, कॉपर का x मानेंगे, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, टोटल कुछ नहीं है तो 0 है। इसको सोल्व कीजिएगा तो x = +2 आएगा। इस +2 चार्ज को आपको सेंट्रल मेटल एटम पर रख देना, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम कॉपर पे इसको क्या करना, +2 को रख देना। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, 29 में से 2 गया 27, 27 में से 18 गया, क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब कि 3D9 होगा। क्या होगा, 3D9 होगा। इसको आप बना लीजिए, यहां समन्वय संख्या लिख लेंगे। तो समन्वय संख्या इसका लिगेंड 4 ठो है, क्लोरीन मोनोडेंटेड है इसलिए 4 होगा, ये 3D है, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p आता है। 1 2 3 4 9 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समन्वय संख्या 4 है, 4 ठो एरो बनाएंगे। इस एरो को फिल करना है उसी जगह पे जहां पूरी तरह खाली हो। 1 2 3 और 1 4 यहाँ फिल हो चुका है, पूरी तरह भर चुका है, चारों का चारों, इसलिए हमें 4D की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण अगर आप लिखिएगा, इसका प्रसंकरण क्या लिखाएगा, S में 1 तो है, P में 3 है तो sp3। बात कीजिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की, तो इसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका अनुचुंबकीय या इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। उसके बाद अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात किया जाए, चुंबकीय आघूर्ण म्यू की बात किया जाए तो म्यू का फॉर्मूला होता है n × n+2। बोर मैग्नेटॉन, n होता है अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ अकेला इलेक्ट्रॉन आपका एक तो है, तो 1 1 + 2 ये हो गया 3√3 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब D9 है, रंगीन होगा कि रंगीन, तो आपको बताया गया था कि D0 या 10 होता है तो रंगीन होता है, और 1 to 9 होता है तो रंगीन होता है, इसलिए आपका ये कलर रंगीन होगा, इसका रंगीन होगा। इसका कंपाउंड कैसा होगा, रंगीन होगा। कलर नहीं डिसाइड कर सकते, सिर्फ यही बता सकते हैं कि वो कलर्ड है या कलरलेस है, लेकिन आप कलर नहीं डिसाइड कर सकते कि इस कंपाउंड का कलर लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा। कलर इसमें नहीं डिसाइड कर सकते आप इस मेथड से। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कोई पूछा तो चतुष्फलकीय है, sp3 है, मतलब कि चतुष्फलकीय इसका आकृति बोला जाएगा। और आकृति बनाने के लिए अगर कोई बोला, या इंग्लिश में इसको टेट्राहेड्रल कहेंगे हम लोग। अगर कोई आकृति बनाने के लिए इसका अगर बोलता है कि आकृति बनाइए, तो आकृति आपको बनाकर दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको आकृति बना लेते हैं। तो आकृति आपको बना देते हैं यहां पर, देखिएगा। तो आपका sp3 है, sp3 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बताए थे हम। तो आपका यहां पर आएगा केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और सोडियम 2 ठो क्या है बाहर। ऐसा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बार बार हम म्यू को निकाल रहे हैं, इसको √3 सोल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि अगर अकेला इलेक्ट्रॉन 1 होता है तब म्यू का वैल्यू कितना होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो म्यू का वैल्यू कितना होता है, और अकेला इलेक्ट्रॉन 3 होता है, हाँ अकेला इलेक्ट्रॉन 2 3 4 ऐसे होता है तो कितना होता है वो आपको याद कर लेंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको कल बताया जाएगा, अगले दिन इसको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।